Hello dear students, myself Navneet Bhandari and I welcome you to my channel Quantum Academy of Physics. This is Mechanics series and आज हम लेक्चर नंबर 7 पर पहुंच चुके हैं। आज बच्चों हम एक ऐसे कंसेप्ट को पढ़ेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो। सीबीएसई में भी इसका कहीं ना कहीं आपको जिक्र मिल जाएगा, बट आज वाला जो कंसेप्ट है वो फ्रिक्शन, जो आपका अब तक जो भी आप पढ़ गए न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, उनको देखने का नज़रिया बदल देगा। आज हम पढ़ेंगे स्यूडो फोर्स और इससे रिलेटेड कई सारे कंसेप्ट्स। अब ये स्यूडो फोर्स क्या होता है, और ये आपने जनरली कभी सुना भी हो तो मुझे नहीं पता, लेकिन स्यूडो फोर्स जनरली मतलब क्लासरूम लेक्चर्स में नहीं पढ़ाया जाता। सीबीएसई के टीचर इतना बोधरेशन नहीं लेता कि वो आपको स्यूडो फोर्स का कंसेप्ट बताए, तो हम समझते हैं इस चीज़ को, राइट। तो मैंने आपको इसी चैनल पर 2-3 लेक्चर्स पहले कंसेप्ट समझाया था, इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम। आप ये समझो कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, जब स्टेशनरी ऑब्जर्वर ग्राउंड पर है और वो किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहा है। नॉन इनर्शियल फ्रेम मतलब कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पर नहीं है, वो किसी फ्रेम में है और जो ऑलरेडी मूव कर रहा है, मतलब फ्रेम भी मूव कर रहा है। इसको थोड़ा ऐसे समझो। सी मुझे स्यूडो फोर्स की नीड क्या है, एक्चुअली में स्यूडो फोर्स है क्या वो मैं बताऊंगा, लेकिन नीड क्या है अपने को, ऐसा क्या मतलब मिला कि हमने स्यूडो फोर्स को मतलब जन्म दिया या इसी कंसेप्ट को यूज करते हैं। ऐसा देखा गया कि न्यूटन के जो सेकंड लॉ है वो कुछ केसेस में वैलिड नहीं था, वो मैं आपको बताता हूं कैसे। न्यूटन का सेकंड लॉ एक्चुअल में डिपेंड करता है कि ऑब्जर्वर की पोजीशन क्या कहां पर है। जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं लिफ्ट वाला, कि ये लिफ्ट में सपोज कोई बॉक्स लटका हुआ है ऐसे, ठीक है, और लिफ्ट किसी ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है। अब एक ऑब्जर्वर है ग्राउंड पर, ठीक है, ग्राउंड पर जो इस मोशन को ऑब्जर्व कर रहा है। अगर उससे हम पूछे कि टेंशन इन द स्ट्रिंग बताओ, तो वो हमको बोलेगा कि भाई टेंशन टी लग रही है ऊपर, ब्लॉक का मास mg लग रहा है नीचे, तो सिस्टम जा रहा है ऊपर की तरफ, तो उसके अकॉर्डिंग ये टी माइनस mg इक्वल्स टू ma और t इज इक्वल टू mg प्लस ma। दिस इज द एक्चुअल वैल्यू ऑफ टेंशन अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वर स्टैंडिंग ऑन ग्राउंड, जो कि हमने करा भी है पहले कंसेप्ट ऐसे, है ना। हमने ये चीज करी होगी वेट वेरिएशन के लिए। अगर मैं बात करूं एक ऐसा ऑब्जर्वर बच्चों जो कि मान लो इसी लिफ्ट के अंदर यहां पर है, लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रही है, यहां पर क्या रखा हुआ, ब्लॉक लटका दिया हमने ऐसे सेम मास का, टेंशन टी। अब हमने इस ऑब्जर्वर से पूछा बताओ टेंशन इन द स्ट्रिंग क्या है। जस्ट इमेजिन अगर ये लिफ्ट के अंदर और लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रही है, तो इस पर्सन का मोशन विद रिस्पेक्ट टू दिस ब्लॉक अगर मैं देखूं, तो इस पर्सन को हमेशा ये जो ब्लॉक है मास m का हमेशा स्टेशनरी नजर आएगा। सपोज आपका जो जिस भी रूम में आप हो और ये फैन जो लटका हुआ है आपके सामने या ऊपर, अगर आप इस फैन को देखो और मान लो आपका रूम हवा में ऊपर की तरफ उड़ रहा है, आपको क्या लगेगा कि फैन तो आपसे कभी दूर जा ही नहीं रहा है। फैन इज नॉट चेंजिंग इस पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम अकॉर्डिंग टू यू, आपसे तो उतने का उतना डिस्टेंस है अभी भी, तो आपके लिए आपके रूम की हर एक चीज किस पर है, रेस्ट पर है। लेकिन अगर कोई थर्ड पर्सन सामने वाला, अगर मान लो पड़ोस वाला, तो वो बोलेगा इसको तो एलियन उठा कर ले गए, घर तो ऊपर की तरफ उड़ रहा है। सामने वाले को क्या लगेगा कि आपका घर उड़ रहा है, लेकिन आपको लगेगा कि आपके रूम में सारी चीजें रेस्ट पर है। तो अगर ये पर्सन इस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करेगा तो इसके अकॉर्डिंग mg नीचे लग रहा है, ये बोलेगा कि भाई टी, ये सिस्टम रेस्ट पर है तो एक्सेलरेशन 0 ब्लॉक की, तो ये बोलेगा कि जो टेंशन है वो mg के इक्वल है। अब यहां पर न्यूटन का लॉ फेल हो रहा है, देखो ध्यान से, इसके अकॉर्डिंग टेंशन है ये और इसके अकॉर्डिंग टेंशन है mg। अब दोनों में से गलत कौन और ठीक कौन, ये पता करें। तो जनरली ऐसा देखा जाता है बच्चों, जब भी ऑब्जेक्ट नॉन इनर्शियल फ्रेम में चला जाए, अब नॉन इनर्शियल फ्रेम आपको समझाना पड़ेगा मुझे, मैं समझाता हूं, देखो जरा। कुछ ना ऐसा करते हैं, इसको समझाने के लिए कुछ प्रैक्टिकल लाइफ के एग्जांपल लेते हैं, आप तब इसको ज्यादा समझ पाओगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको ये बोलूं कि बच्चों एक ग्लास है, इस ग्लास के अंदर बहुत सारा पानी है भरा हुआ। अगर मैं ग्लास पर सामने की तरफ अप्लाइड फोर्स लगाऊं और आप अगर यहां पर खड़े हो इस तरफ, आपको ये लग रहा है कि भाई ये ग्लास सामने की तरफ जा रहा है, एक्सेलरेशन ग्लास में सामने की तरफ है क्योंकि अप्लाइड फोर्स सामने की तरफ है। लेकिन आपको ये देखने को मिलता है कि जो इसके अंदर पानी था, फोर्स लगाते ही
पानी ऐसे चला गया पीछे की तरफ, पानी पर फोर्स का लग गया, पीछे की तरफ लग गया। तो जब आप अप्लाइड फोर्स सामने लगा रहे हो तो इसके अंदर का जो ऑब्जेक्ट है वो पीछे की तरफ क्यों खिसका? मेन रीजन इज दैट कि यहां पर क्या लग रहा है, एक सूडो फोर्स लग रहा है, ऐसा फोर्स जो नॉन इनर्शियल फ्रेम में लग रहा है। जैसे कि अगर मैं आपको बात करूं, अगर आप भी इस पानी के अंदर यहां पर होते, अगर आप भी इस पानी के अंदर यहां पर होते, तो जब ये आगे जाता तो बाय डिफॉल्ट आपको एक पीछे की तरफ झटका लगता है। ये बिल्कुल उस तरह से जैसी बस स्टार्ट होती है, बस में बैठे हो आप, बस स्टार्ट होगी तो बाय डिफॉल्ट आप एकदम पीछे की तरफ झटका खाते हो, राइट। वो जो पीछे की तरफ आपने झटका खाया, देखो गाड़ी तो सामने की तरफ जाने की कोशिश कर रही है लेकिन आपको पीछे की तरफ झटका लगा, तो इस पर्सन को फोर्स का लगा सामने की तरफ। इस पर्सन ने ये देखा कि ये पानी है ये भी सामने की तरफ ही जा रहा है, यानी कि इसकी डायरेक्शन में ही सामने की तरफ जा रहा है। तो अगर मैं ऑब्जर्वर को यहां पर देखूं तो कंसेप्ट में गड़बड़ लग रही है कि भाई ग्लास सामने की तरफ, पानी पीछे की तरफ। लेकिन अगर इस ऑब्जर्वर को इस ग्लास के ऊपर बिठा दूं तो इसको सब कुछ ठीक लग रहा है, क्योंकि इसमें खुद भी क्या लग रहा होगा, एक सूडो फोर्स, पानी पर भी क्या लग रहा है, एक सूडो फोर्स, यानी कि ऐसा फोर्स जो ओवरऑल फ्रेम के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। तो ये बोलेगा पानी बिल्कुल ठीक है। क्लियर? अच्छा, अब एक और एग्जांपल से समझते हैं हम इसको। कभी भी ऑब्जर्व करना, अगर मान लो एक ट्रॉली है, ट्रॉली पर हमने एक पेंडुलम लटका दिया यहां पर, और मैं खड़ा हूं ग्राउंड पर। जब तक ट्रॉली रेस्ट पर है तब तक पेंडुलम इस तरह से लटका होगा यहां पर ऐसे। जैसे ही ये पेंडुलम सामने की तरफ एक्सेलरेट होगा, आपको ये देखने को मिलेगा कि ये पेंडुलम की पोजीशन खिसक कर पीछे की तरफ आ गई है ऐसे, राइट। तो अगेन अब ये सोचेगा कि भाई मैं ग्राउंड पे खड़ा हूं, पेंडुलम तो सामने की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि ट्रॉली पर मान लो यहां से कोई पर्सन फोर्स लगा रहा होता, इसने अप्लाइड फोर्स लगाया सामने, ट्रॉली गई सामने, लेकिन इसके अंदर का पेंडुलम पीछे आ गया। तो यानी कि इस पेंडुलम पर न्यूटन का सेकंड लॉ तो वैलिड नहीं हो रहा है ना, क्योंकि फोर्स सामने की तरफ, एक्सेलरेशन ट्रॉली की सामने की तरफ, लेकिन इसकी एक्सेलरेशन पीछे। लेकिन जब यही पर्सन इस ट्रॉली के अंदर चला गया तो इसको ये फील हुआ कि जैसे ही ये ट्रॉली आगे गई, इसको खुद भी एक फोर्स पीछे की तरफ महसूस हुआ, जिसको बोल रहा हूं मैं सूडो फोर्स, और इसने देखा कि जो पेंडुलम है ये भी सामने की तरफ एक्सेलरेट हुआ। तो दिस इज द ओरिजिन ऑफ सूडो फोर्स। ये कब एक्ट कर रहा है? जब आप नॉन इनर्शियल फ्रेम में जाकर एक्चुअल में ऑब्जर्व कर रहे हो चीजों को। एक मूविंग फ्रेम के अंदर जब आप जाकर देख रहे हो, ऑब्जर्वर को मूविंग फ्रेम में रख रहे हो, तब आप महसूस कर पा रहे हो कि भाई ये सूडो फोर्स है जो इस ऑब्जेक्ट पर एक्ट कर रहा है, जब फ्रेम पूरा का पूरा क्या एक्सेलरेटिंग है। ठीक है, तो मैं आपको यही बोल रहा हूं कि देखो दो तरह के फ्रेम हम पढ़ते हैं जनरली। तो बच्चों देखो, जैसा कि मैं बोल रहा हूं, दो तरह के फ्रेम हो सकते हैं। एक फ्रेम होता है नॉन एक्सेलरेटिंग, जहां पर न्यूटन्स के लॉ वैलिड होंगे। जैसे कि किसी मूविंग ऑब्जेक्ट के अंदर आप एक मूविंग ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हो, लेकिन आप खड़े कहां पर हो? ग्राउंड पर। तो यहां पर अगर मैं देख रहा हूं ग्राउंड पर खड़ा होकर, अगर ऑब्जर्वर आपका ग्राउंड पर है जैसे कि यहां पर, तो यहां पर इस फ्रेम को बोलता हूं मैं क्या? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जहां पर ऑब्जर्वर की एक्सेलरेशन क्या? जीरो है, वेलोसिटी भी जीरो ही है, स्टेशनरी ऑब्जर्वर है। लेकिन अगर यही ऑब्जर्वर को अगर मैं अंदर पहुंचा दूं एक एक्सेलरेटिंग फ्रेम के अंदर, तो इस एक्सेलरेटिंग फ्रेम को मैं बोलता हूं क्या? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसी एक्सेलरेटिंग फ्रेम को मैं बोलूंगा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यहां पर अगर मैं इस फ्रेम में रहकर इस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करूंगा तो यहां पर न्यूटन्स के लॉ वैलिड नहीं होंगे। क्लियर है? जैसे कि अगर मैं ग्राउंड से ऑब्जर्व कर रहा हूं तो रिजल्ट कुछ और मिल रहा है, अंदर जाकर देख रहा हूं तो रिजल्ट मुझे कुछ और मिल रहा है, एक्सेलरेटिंग फ्रेम में जाकर देख रहा हूं तो रिजल्ट कुछ और मिल रहा है। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? तो देखते हैं। सोल्यूशन भी, एवरी प्रॉब्लम है सोल्यूशन, but with every solution there comes again one problem, how to apply this solution. See, pseudo force generally क्या होगा? minus ma, this is acceleration of frame. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, सिंपल से एग्जाम्पल से आपको समझाता हूं। जैसे अगर मैं आपको ये बोलूँ बच्चों कि एक कार्ट है, कार्ट के नीचे लगा दिए हमने पहिए,
इस पर रखा है एक ब्लॉक, अभी फ्रिक्शनलेस सरफेस है, ठीक है। जैसे ही कार्ट सामने की तरफ किसी ए एक्सेलरेशन से जाएगा, ये ब्लॉक पीछे की तरफ खिसकेगा किसी ए एक्सेलरेशन से, और इस ए एक्सेलरेशन से पीछे खिसकने से ये देखो इस पर एक फोर्स लगा ना, सूडो फोर्स, जो पीछे की तरफ फोर्स लगा, अगर मैं ग्राउंड से देखूं इसको, ठीक है, तो मैं बोलूंगा कि पीछे की तरफ फोर्स कितना लग रहा है। अगर कार्ट की सामने की तरफ एक्सेलरेशन ए है और इस ब्लॉक का मास m है, तो पीछे की तरफ लगने वाला सूडो फोर्स क्या होगा, मास ऑफ दिस कार्ट इनटू में दिस एक्सेलरेशन ए, तो लगने वाला सूडो फोर्स क्या होगा, दिस माइनस m में। अगर मैं यहां पर बात करूं फ्रेम के एक्सेलरेशन, देखो यहां पर इस क्वेश्चन में देखो जरा, इस क्वेश्चन को भी देखो सोल्व करते हैं। अगर मैं यहां पर बात करूं, इस क्वेश्चन को अगर आपने सोल्व करना है, तो मुझे ये मानना पड़ेगा कि अगर ये लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, अगर एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, तो इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा, एक सूडो फोर्स। सूडो फोर्स कौन सा लग रहा होगा, एम ए कहा एक्ट कर रहा होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो इसलिए मैं यहां पर अभी नेगेटिव साइन नहीं लगा रहा हूं। नेगेटिव आप तब लगाओगे जब आपने रिलेट कर रहा हो, जब मैं वेक्टर लगाऊंगा यहां पर और रिलेट करूंगा कि भाई फ्रेम के एक्सेलरेशन सामने की तरफ है कंपेयर, तो इसलिए आप ये समझो कि सूडो फोर्स ऑलवेज एक्ट इन द डायरेक्शन अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ योर फ्रेम, राइट। तो अगर ये फ्रेम ऊपर की तरफ जा रहा है ए एक्सेलरेशन से, तो इस मास पर सूडो फोर्स लग रहा होगा नीचे की तरफ एम में, और ऑब्जेक्ट अभी भी क्या रेस्ट पर, इस पर्टिकुलर पर्सन के लिए ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है। लेकिन अब इसको समझ आ गया कि टी को कौन बैलेंस कर रहे हैं, एम जी प्लस एम ए, वेयर एम ए इज व्हाट, सूडो फोर्स। तो टेंशन इसने क्या बोली कि क्या होगी, एम जी प्लस एम ए होगी, राइट। तो यहां पर भी टेंशन वही थी और यहां पर भी यही थी, लेकिन इसकी टेंशन तब इक्वल आ पाई जब मैंने यहां पर सूडो फोर्स का कंसेप्ट यूज किया, और तब जाकर न्यूटन्स के लॉ वैलिड हुए यहां पर। क्लियर है, तो समझ पा रहे हो। तो इसलिए मुझे सूडो फोर्स की जरूरत है। कुछ और एग्जांपल से भी देखो, मतलब प्रॉब्लम्स को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। अभी फिलहाल इसको लिखो, धीरे धीरे आपको कंसेप्ट लगाना आ जाएगा। इस क्वेश्चन को देखो जरा बच्चों, ये बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है, नीट में कई बार आ चुका है। एक कार्ट है, कार्ट मूव कर रहा है सामने की तरफ। आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा, अगर मान लो आपके हाथ में कोई ऑब्जेक्ट है, आपने हाथ को बिल्कुल ऐसे वर्टिकल कर लिया, अगर आप ऐसे फोर्स लगा रहे हो सामने की तरफ, वो ऑब्जेक्ट टेम्परेरी तौर पर कई बार चिपक जाता है आपके हाथ से, राइट। और ऐसे जब आप फोर्स लगाते हो तो ऑब्जेक्ट नीचे नहीं गिरता, लेकिन जैसे फोर्स लगाना बंद करते हो ऑब्जेक्ट नीचे गिर जाता है। तो आपको नहीं लगता कि जैसे आपने सामने फोर्स लगाया, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पर पीछे की तरफ सूडो फोर्स लगा, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट पीछे खिसकना चाह रहा था। देखो यहां पर एक कंसेप्ट समझो कि एक कार्ट बहुत तेजी से सामने की तरफ जा रहा है, एक ब्लॉक इसके सरफेस पे चिपक गया। अब आपको यह बताना है कि इसकी सामने की तरफ एक्सेलरेशन क्या हो कि ये जो ब्लॉक है नीचे ना गिरे, इसके साथ चिपका रहे, ठीक है। व्हाट शुड बी दिस एक्सेलरेशन ए सच दैट द ब्लॉक स्टिक टू इट, नेवर फॉल ऑन द ग्राउंड, और ये कार्ट ऐसे चलता रहे ग्राउंड पे, ठीक है। जनरली क्या होगा, अगर एक्सेलरेशन थोड़ी सी कम होगी तो ब्लॉक कुछ टाइम बाद नीचे गिर जाएगा। लेकिन ऐसा भी तो, ये बिल्कुल ऐसे मान लो एक ट्रक आया, ट्रक ने एक, सपोज करो जब ट्रक आया, ट्रक ने एक पर्सन को उड़ा दिया, और वो पर्सन जो है जैसे स्पाइडरमैन है, स्पाइडरमैन की तरह उस ट्रक की खिड़की से ऐसे चिपक गया और नीचे ही नहीं गिर रहा है। लेकिन जैसे ही ट्रक ने ब्रेक मारी, जैसी ही ब्रेक मारी, वो पर्सन नीचे गिर गया। क्लियर। तो मैं बोल रहा हूं कि एक्सेलरेशन सामने की तरफ क्या हो कि ब्लॉक कभी नीचे ही ना गिरे। कंसेप्ट अप्लाई करें। अब देखो जो मुझे समझ आ रहा है इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट वाले सिनेरियो में, अगर एक्सेलरेशन सामने की तरफ है फ्रेम की, तो मैं बोलूंगा कि इस पर पीछे की तरफ क्या एक्ट कर रहा होगा, सूडो फोर्स, ठीक है। अगर सूडो फोर्स पीछे की तरफ एक्ट कर रहा है तो सरफेस के परपेंडिकुलर यहां पर ऐसे, ये क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन ऑलवेज एक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अच्छा, तो यानी कि ऐसे तो कोई एक्सेलरेशन नहीं है ना, मतलब ये ब्लॉक चिपका हुआ है, तो मैं बोल सकता हूं सूडो फोर्स गेटिंग बैलेंस बाय नॉर्मल रिएक्शन। सूडो फोर्स है क्या आपके पास, एम ए इक्वल्स टू नॉर्मल रिएक्शन एन। चाहो तो आप इसको आर लिख लो, अगर हम आर से डिनोट करते हैं अब तक तो आर लिख देते हैं इसको। ये बना दी फर्स्ट इक्वेशन। अब वर्टिकल देखते हैं, वर्टिकली क्या है, क्योंकि ये ब्लॉक का जो मास है एम है, तो इसलिए एम जी नीचे की तरफ एक्ट कर रहा होगा। लेकिन यहां पर कहीं ना कहीं क्या है, एक फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन की वजह से ब्लॉक चिपका हुआ है, तो ऊपर की तरफ क्या एक्ट कर रहा होगा, एक स्टैटिक फ्रिक्शन एफ एस। तो ब्लॉक नीचे ना गिरे, इसकी कंडीशन क्या है, मैं लिख देता हूं यहां पर, इफ ब्लॉक तो यहां पर अगर ब्लॉक मूव नहीं कर रहा, डज नॉट मूव, कुछ लाइट इशू हो गया था, सॉरी फॉर दैट, तो इसका मतलब जो फ्रिक्शनल फोर्स है और जो mg है, क्या मैं ये बात लिख सकता हूं, फ्रिक्शनल फोर्स या तो ज्यादा है या इक्वल है mg से,
देखो फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा हुआ तब भी नीचे नहीं गिरेगा, अगर इक्वल हो गया तब भी नहीं गिरेगा, इक्वल हो गया तो ये एक्सेलरेशन नीचे की तरफ जीरो, राइट। तो फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर, mg नीचे, मैं क्या बोल रहा हूँ, फ्रिक्शनल फोर्स अगर ज्यादा हुआ या इस mg के इक्वल हो तो ब्लॉक नीचे नहीं गिरेगा। तो कंडीशन बना दी मैंने यहाँ पर। अब आपको पता है कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, फ्रिक्शनल फोर्स को हम लिख सकते हैं म्यू एस आर एंड इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू mg, और r को अभी आपने क्या डिफाइन किया है, m में सूडो फोर्स के इक्वल। तो मैं यहाँ लिख दूं यहाँ पर म्यू एस एम ए शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू mg, क्या m से m उड़ा दूं, तो यहाँ से अगर मैं एक्सेलरेशन को डिफाइन करने लगूं बच्चों, तो क्या एक्सेलरेशन ग्रेटर देन इक्वल टू g बाय म्यू आ रही है। दिस इज माय आंसर। अगर इस ब्लॉक की सामने की तरफ एक्सेलरेशन ग्रेटर देन और इक्वल टू g बाय म्यू हो जाए तो ये ब्लॉक कभी भी नीचे नहीं गिरेगा। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं बोल रहा हूँ नीट में कई बार आ चुका है, ठीक है। करा क्या इसके अंदर, देखो सूडो फोर्स गेटिंग बैलेंस बाय नॉर्मल रिएक्शन, frictional force is not allowing this block to fall, but mg is trying to trying to allow this block to fall on the ground, but क्योंकि fs mg से ज्यादा है इसलिए कभी भी नीचे नहीं गिरेगा, इसलिए मैं कंडीशन यहाँ लेकर चल रहा हूँ, ये कंडीशन ऑफ नॉट फॉलिंग। कंडीशन ऑफ फॉलिंग होती तो वो क्या होती कि mg ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो, ग्रेटर देन हो गया किससे, fs से। दिस इज कंडीशन ऑफ फॉलिंग। नॉट फॉलिंग की कंडीशन क्या होगी ये, तो जल्दी से इसको नोट डाउन करो बच्चों। तो चलो अब एक और क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं। सपोज अगर आप सूडो फोर्स का कंसेप्ट अच्छे से कर चुके हो तो आपको ये क्वेश्चन करने में कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना। सपोज हमारे पास एक वेज है, एक यहां पर एंगल बन रहा है थीटा, इसके ऊपर यहां पर एक ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास है बच्चों m। इस वेज की सामने की तरफ एक्सेलरेशन क्या हो कि ये जो ब्लॉक है जो इसके ऊपर रखा हुआ है ये कभी नीचे स्लाइड ही ना हो, या मैं ऐसा बोलूं आपको, व्हाट शुड बी दिस एक्सेलरेशन ऑफ वेज सच दैट ब्लॉक प्लेस ऑन दिस वेज नेवर स्लाइड्स। तो कंसेप्ट को अप्लाई करते हैं यहां पर, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन को बना के लिख देता हूं यहां पर, व्हाट शुड बी ए सच दैट block does not fall। नहीं, स्लाइड लिखना चाहिए यहाँ पर, स्लाइड। अच्छा, सरफेस क्या है, सरफेस फ्रिक्शनलेस है, मैं लिख देता हूं यहाँ पर, सरफेस में कोई फ्रिक्शन नहीं है, सरफेस फ्रिक्शनलेस है। तो देखें, तो मैंने आपको जैसा बताया था कि अगर वेज की एक्सेलरेशन सामने की तरफ है तो अगर ये वेज सामने की तरफ जाएगा तो आपको नहीं लगता कि सूडो फोर्स इस पर एक्ट करेगा। तो कंपोनेंट को ध्यान से देखना मैं कैसे बना रहा हूं। अब तक एक ब्लॉक के अगर अपने कंपोनेंट बनाने तो वो क्या होते थे, देखो नीचे की तरफ क्या एक्ट कर रहा है इसका mg, सामने की तरफ क्या एक्ट कर रहा होता है इसका mg sin थीटा, और आपको पता है कि ये ऐसे, ये कंपोनेंट कौन सा होगा, mg cos थीटा। अब थिंक अबाउट, अगर वेज की एक्सेलरेशन सामने की तरफ है तो आपको नहीं लगता एक सूडो फोर्स एक्ट करेगा यहाँ पर, सूडो फोर्स क्या एक्ट कर रहा है m में। अगर ये सूडो फोर्स ऐसे एक्ट कर रहा है, अगर ये एंगल थीटा है, देखो दिस इज एंगल थीटा ऑन दिस लाइन, तो इस लाइन पर ये वाला एंगल क्या होगा, क्या ये भी थीटा होगा, देखो ये एंगल थीटा तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। तो आपको यहां से आइडिया हो गया कि जो सूडो फोर्स एक्ट कर रहा है, सूडो फोर्स का अगर ये थीटा और ये m में है तो ये वाला कंपोनेंट जो पीछे की तरफ होगा विद थीटा सूडो फोर्स m में कंपोनेंट विल मेक m में cos थीटा। देखो m में यहां पर थीटा ये, तो ये क्या होगा m में cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट क्या होगा बच्चों m में sin थीटा। इसको जरा क्लोजर लुक में देखो, ब्लॉक को ध्यान से देखो क्लोजर लुक में, दिस इज m में sin थीटा ऑफ दिस सूडो फोर्स कंपोनेंट, क्योंकि थीटा यहां पर इसलिए क्या होगा m में sin थीटा, ऊपर की तरफ क्या होगा m में cos थीटा। अब आपने ये देखना है कि इफ सिस्टम, एक क्वेश्चन आप लिख लेना इसको, इफ सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, इफ सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, तो आपको पता है कि अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम है तो किसी तरह की कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो मैं लिख रहा हूं यहां पर एक्सेलरेशन इज जीरो। अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो देखो यहीं पे आपके सामने कंपोनेंट बना रहा हूं, पहले मैं बैलेंस करता हूं ये वाले कंपोनेंट, ठीक है, ऊपर नीचे देखो, तो इसका मतलब mg sin थीटा इज इक्वल टू m में cos थीटा।
mg sin थीटा इज इक्वल टू ma cos थीटा, यानी कि नीचे की तरफ mg sin थीटा इट इज गेटिंग बैलेंस बाय ma cos थीटा, इसलिए ब्लॉक नीचे नहीं गिर रहे हैं। m से m कैंसिल, तो अगर आप एक्सेलरेशन निकालना चाह रहे थे तो वो क्या आ जाएगी बच्चों, g sin थीटा अपॉन में cos थीटा। इसको थोड़ा सिंपलर बना देता हूं आपके लिए, आंसर क्या होगा, g tan थीटा। तो दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ वेज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, जिससे कभी भी ये ब्लॉक ना नीचे खिसकेगा ना ऊपर जाएगा, हमेशा यहाँ पर फिक्स रहेगा। क्लियर है? तो वेज को सामने किस एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करूं कि ये वेज का ये जो ब्लॉक है कभी नीचे ना गिरे, तो दिस इज द आंसर। अगर इसी में मैं आपको एक क्वेश्चन और ऐड कर दूं, फाइंड नॉर्मल रिएक्शन आल्सो, फाइंड नॉर्मल रिएक्शन आल्सो। अब आपको पता है कि नॉर्मल रिएक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर एक्ट करता है, तो ये क्या हो गया आपका आर, सरफेस के परपेंडिकुलर, तो कोई वर्टिकल एक्सेलरेशन भी नहीं है। तो आपको पता है कि इस बार आर किसको बैलेंस करेगा, mg cos थीटा तो पहले भी था, लेकिन एक और कंपोनेंट नीचे की तरफ आ गया, वो क्या है, ma sin थीटा। तो r इक्वल्स टू m कॉमन g cos थीटा प्लस a sin थीटा। अब आपको पता है कि ये सामने की तरफ वाली एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है, तो आप क्या लिखोगे यहां पर m g cos थीटा प्लस g tan थीटा इंटू में sin थीटा। ठीक है, ये आपने क्या किया, a की वैल्यू प्लेस कर दी यहां पर जो भी निकाली है, इसमें से कॉमन निकालो g भी, तो क्या आ जाएगा mg cos थीटा प्लस tan थीटा इंटू sin थीटा क्या होगा, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्या ये sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा होगा। क्लियर? अगर इसको मैं थोड़ा सा और सोल्व करूं ढंग से एलसीएम लेकर, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, देखो mg बाहर, ऊपर की तरफ आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा, राइटिंग के लिए बहुत ज्यादा माफी चाहूंगा आप लोगों से, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय cos थीटा, और आपको पता है ये ऊपर आइडेंटिटी बन के 1 बन जाएगा, तो जो नॉर्मल रिएक्शन होगा बच्चों वो क्या होगा, mg cos थीटा। दिस इज योर फाइनल आंसर। आई होप कि सब कुछ फ्रेम में होगा। हाँ ठीक है, तो इस तरह से आपने इसको करना था बच्चों। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा भी, एक्सेलरेशन ध्यान रखना, कंडीशन ऑफ नॉट फॉलिंग, अगर ये ब्लॉक नीचे ना गिरे, नीचे गिरे मतलब नीचे स्लाइड ना हो, तो उसकी एक्सेलरेशन क्या होती है, हमेशा g tan थीटा। अब इससे रिलेटेड एक बहुत खतरनाक क्वेश्चन देने वाला हूं, बहुत मजा आएगा क्वेश्चन को करने में, इसको जल्दी से नोट डाउन करो। आज का ये वाला क्वेश्चन देखो जरा, ये कुछ अच्छा क्वेश्चन रहेगा, आपको एक चैलेंज देगा क्वेश्चन। ये कंसेप्ट अगर आपने अच्छे से सीख लिया सूडो फोर्स का और एक्सेलरेटिंग ब्लॉक का, तो ये क्वेश्चन करने में आपको डेफिनेटली बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो कंडीशन को समझते हैं हम जरा पहले। सपोज देयर इज अ वेज, एक वेज बनाया, इस वेज के साथ एक स्ट्रिंग बांधी और यहां पर लगा दी एक पुली, पुली है फिक्स। इस पुली के साथ यहां पर एक हमने सपोज एक ब्लॉक को रखा, ब्लॉक को टांग दिया इसके साथ। दिस इज अ ब्लॉक जिसका मास है m1, इस वेज का खुद जो मास है वो क्या है m2, और इस वेज के ऊपर हमने क्या रख दिया, एक मास रख दिया m3। नाउ सी, इफ दिस मास m1 इज गोइंग डाउनवर्ड विद सम एक्सेलरेशन a, दिस वेज इज going along x axis with acceleration a, my question is ये m1 की वैल्यू क्या हो कि ये वेज जब सामने मूव करे, ये वेज जब सामने मूव करे m3 हमेशा स्टेशनरी रहे, m3 स्लाइड ना करे, m3 मतलब विद रिस्पेक्ट टू दिस m2 स्टेशनरी रहे। राइट, अगेन मैं क्वेश्चन रिपीट करूंगा बच्चों के लिए। क्वेश्चन इज व्हाट शुड बी value of this m1 such that the accelerating wedge in forward direction is not allow this m3 to slide over it। हिंदी में अनुवाद कर देता हूं आपके लिए कि m1 की वैल्यू क्या हो कि जो ये वेज सामने की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है, इसके ऊपर m3 कभी भी स्लाइड ना करे, हमेशा चिपका रहे। राइट, तो इस क्वेश्चन को करते, इस क्वेश्चन को बनाते हैं अच्छे से। ठीक है, तो यहां पर आपको कई सारे कंसेप्ट यूज करने हैं, दिमाग लगाना है अपना। देखो, अगर मैं आपको अभी सूडो फोर्स वाला कंसेप्ट ना कराता तो आपको कभी भी एक्सेलरेशन समझ ना आती है ना। अब आप ये बता सकते हो कि इस वेज को अगर देखूं, मान लो इस वेज को अलग कर देता हूं मैं 2 मिनट के लिए। अब आपको पता है कि एक्सेलरेशन वो कितनी होती है जब m3 नीचे नहीं गिरता। आप डायरेक्टली बोल सकते हो ये एक्सेलरेशन होती है g tan थीटा।
है ना। ये वही एक्सेलरेशन है ना कि ब्लॉक सामने तो जा रहा है लेकिन ब्लॉक नीचे नहीं गिर रहा है, तो ये एक्सेलरेशन कौन सी होती है, जी टेन थीटा, भी हमने की है इसको। तो अगर मैं इसको दो फ्री बॉडी डायग्राम्स में ब्रेक कर दूं, ये ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा है टी, ये भी एक्ट कर रहा है टी। 2 मिनट के लिए इस वेज के बारे में सोचो जिसके ऊपर ब्लॉक रखा हुआ है, तो इस पर सामने लगने वाला फोर्स कौन सा है, टी। पीछे लगने वाला फोर्स कोई भी नहीं, क्योंकि सरफेस क्या फ्रिक्शनलेस है। तो टी इज इक्वल टू क्या, m2 प्लस m3, एक इक्वल होगा। देखो इस वेज पर सामने की तरफ क्या लग रहा है, टी। दिस इज द टेंशन एक्टिंग ऑन द स्प्रिंग टी। ये वेज आगे की तरफ भी जा रहा है, तो यानी कि टी इज प्रोड्यूसिंग एक्सेलरेशन इन बोथ ब्लॉक्स। अच्छा, तो अभी आपने बताया कि जो टेंशन टी है ये m2 प्लस m3, ए की वैल्यू क्या है यहां पर, जी टेन थीटा। क्लियर। तो टी आपने डिफाइन कर लिया बच्चों यहां पर, दिस इज योर वैल्यू ऑफ टेंशन टी। अगर मैं इस ब्लॉक के बारे में सोचूं यहां पर, तो ये ब्लॉक क्या है, देखो टी ऊपर m1g नीचे। अब इस ब्लॉक के लिए अगर मैं इक्वेशन बनाऊं, इस ब्लॉक के लिए इक्वेशन बनाऊं, तो इक्वेशन क्या बनेगी, m1g माइनस टी इज गिविंग एक्सेलरेशन टू दिस ब्लॉक, दिस इज m1a। नाउ अगर मैं यहां पर ऐसे लिख दूं m1g माइनस m1a इक्वल्स टू टी, तो कुछ गलत तो नहीं होगा, कुछ गलत तो नहीं होगा इसमें बच्चों। अब देखो, अब आपने क्या करना है, इस टी की वैल्यू को प्लेस कर देना जो आपने निकाल रखी ना, भारी भरकम वैल्यू। तो देखो इस टी की वैल्यू को यहां डाल दो, क्या बनेगा, इसको यहां से लिखना स्टार्ट कर रहा हूं मैं ऊपर से, ताकि थोड़ा स्पेस की प्रॉब्लम ना आए। सबसे पहले देखो इस इक्वेशन में क्या है, m1g। अच्छा, इसमें से m1 कॉमन ही ले लो ना, आप एक काम करो, लो m1 कॉमन ले लो। m1 कॉमन ले तो क्या बचा यहां पर, g माइनस ए। ठीक है, यहां पर क्या बचा, g माइनस ए। अच्छा, लेकिन ए को तो आपने प्लेस करना है, तो एक काम करो पहले वैल्यू डाल दी दो इसके अंदर, लो m1g माइनस m1a इज इक्वल टू m2 प्लस m3 जी टेन थीटा आ गया। अब देखो जरा वैल्यू को अगर मैं और खोलूं इसको, तो जो ये यहां पर है ये हो जाएगा m1g माइनस m1g टेन थीटा शुड बी इक्वल टू m2 प्लस m3 जी टेन थीटा हो गया। मुझे कहीं ना कहीं सिर्फ m1 चाहिए, तो m1 देखो कैसे आएगा, देखो इसको मैं ऊपर लिख रहा हूं। इस पूरी इक्वेशन में से अगर मैं m1 को कॉमन निकाल लूं, तो अंदर क्या बचता है, अंदर बस m1 और g दोनों को कॉमन निकालो, m1 और g को कॉमन निकालूं तो अंदर क्या बचता है, 1 माइनस टेन थीटा लेफ्ट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में देखो क्या है, राइट हैंड साइड में अगर इसको मैं हटा रहा हूँ, फिगर का भी कोई यूज़ नहीं है। राइट हैंड साइड में देखो क्या है, राइट हैंड साइड में हमारे पास m2 प्लस m3 जी टेन थीटा। एक काम करो, इस g से इस g को उड़ा दो, तो जो m1 की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी बच्चों, m2 प्लस m3 अपॉन में 1 माइनस टेन थीटा, और ऊपर भी क्या एक टेन थीटा। तो इस तरह से मैं इसको डिफाइन कर सकता था। ठीक है, खेल बिल्कुल आसान है, इक्वेशंस बनाओ और वैल्यू निकाल दो। m1 की वैल्यू क्या आ गई है, इसको और सिंप्लीफाई करना चाहो तो कर सकते हो। देखो कैसे सिंप्लीफाई हो सकता है ये, इसको देखो मैं कैसे लिख रहा हूँ, अगर मैं चाहूँ तो ये ऐसे भी लिखा जा सकता है। देखो इसको मैं कैसे लिख रहा हूँ, यहाँ पर m1 m2 प्लस m3, जो ये टेन थीटा इसको अपॉन में ले जाओ, तो ये क्या बन जाएगा, 1 बाय में टेन थीटा माइनस टेन थीटा बाय में टेन थीटा। अगर ध्यान से देखो, देख पा रहे हो इसको, समझ पा रहे हो, देखो तो इस तरह से ये क्या आ जाएगा, देखो m1 इक्वल्स टू m2 प्लस m3 कोट थीटा माइनस 1, राइट। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप आपको मजा आया होगा क्वेश्चन को देखने में, इसको खुद से ट्राई करना, डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, चलो कुछ अच्छी और प्रॉब्लम्स की तरफ चलते हैं फ्रिक्शन से रिलेटेड। तो बच्चों अब इस तरह की प्रॉब्लम देखो, ऐसे क्वेश्चंस आपको सीबीएसई में बहुत देखने को मिल जाएंगे। सपोज करो एक ब्लॉक को मैंने दीवार पर ऐसे पुश कर दिया और मैंने फोर्स लगाया अप्लाइड फोर्स 100 न्यूटन का, और मैं आपसे पूछूं कि बताओ फ्रिक्शनल फोर्स कितना है दीवार और सरफेस में ब्लॉक के, तो कैसे निकालेंगे। देखिए अब आपको वही पेयरिंग आनी चाहिए। आपको पता है कि इस ब्लॉक का mg नीचे की तरफ एक्ट करेगा, फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर की तरफ एक्ट करेगा, अप्लाइड फोर्स 100 न्यूटन इधर है, तो नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, सामने की तरफ आ जाएगा ऐसे नॉर्मल रिएक्शन। अंदर इधर अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन क्या है, 100 न्यूटन, ये राइट। अब क्योंकि कोई
हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन तो है नहीं, तो आप क्या बोलोगे कि जो आर की वैल्यू वो कितनी है, 100 न्यूटन। नॉर्मल रिएक्शन गेटिंग बैलेंस बाय दिस अप्लाइड फोर्स। आपने बताना है एफ एस, तो एफ एस क्या होता है बच्चों, एफ एस क्या होता है, म्यू एस आर। तो म्यू एस कितना दे रखा है 0.5, तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना आ जाएगा यहाँ पर बच्चों, फ्रिक्शनल फोर्स आ जाएगा आपके पास म्यू एस कितना 0.5 इंटू में आर कितना है 100 न्यूटन। तो बेटा यहाँ से आप बता सकते हो कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो कितना आएगा, इट विल बी 50 न्यूटन। क्लियर। बॉडी का वेट बताना, वेट तो बताना आसान है, वेट तो आप बता ही दोगे। क्लियर है। कुछ और ऐसे ये देखो, ये क्वेश्चन इजी है इसलिए आपको मैंने करवा दिया, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस कई बार होते इजी है लेकिन कंसेप्ट लगा नहीं पाते हम। तो एक ना और बड़ा फेमस क्वेश्चन है सीबीएसई में बच्चों, क्वेश्चन ये आता है व्हाई इट इज, अच्छा चलो मैं क्वेश्चन पे सस्पेंस रखता हूँ, क्वेश्चन पे सस्पेंस रखता हूँ, ठीक है। इमेजिन करो कि एक सरफेस है, इमेजिन करो बच्चों कि एक सरफेस है जिसके ऊपर एक रोलर है, ठीक है, सरफेस के ऊपर एक रोलर है। आप एक कंडीशन ये दे दी कि आपने इस रोलर को पुल करना है, यानी कि अपनी तरफ खींचना, अपनी तरफ खींचोगे तो ये रोलर आपकी तरफ आएगा। एक कंडीशन आपको ये दे दी हमने कि आपने इस रोलर को पुश करना है, यानी कि धकेलना है, जिससे रोलर सामने की तरफ जाएगा। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं विच इज इजी फॉर यू, पुशिंग इजी है या पुलिंग है? इट इज वाई, मतलब क्वेश्चन अराइजेज विच इज इजी टू पुश अ रोलर और पुल अ रोलर, रोलर को आपसे दूर ऐसे धकेलना या रोलर को पास लेकर आना एक ग्राउंड पर। तो कंसेप्ट को समझते हैं फिर हम बात आएंगे करेंगे। देखो दोनों कंडीशन में ना आप ये बोलो कि जो पुल है वो आपका अप्लाइड फोर्स है, और अप्लाइड फोर्स आप एक पर्टिकुलर थीटा एंगल पे लगा रहे हो, तो यानी कि जो ये वाला कंपोनेंट होगा बच्चों, ये क्या होगा आपका एफ कॉस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट क्या होगा बच्चों आपका एफ साइन थीटा होगा। अगर मैं बोलूं कि आपने थीटा एंगल से ये वाला एंगल थीटा लिया और ऐसे इसको खींच रहे हो से, तो रिजल्टेंट एफ कॉस थीटा एफ साइन थीटा। और आपको ये भी पता है कि नीचे की तरफ रोलर का क्या एक्ट कर रहा होगा, एम जी। और आपको ये भी पता है कि अगर रोलर को इधर की तरफ धकेल रहे हो तो यहां पर क्या एक्ट कर रहा होगा, यहां पर क्या एक्ट कर रहा होगा। अगर आप अपनी तरफ खींच रहे हो तो रोकने की कोशिश कौन कर रहा होगा इसको, फ्रिक्शनल फोर्स। स्मॉल एफ लिख लेता हूं इसको मैं, ठीक है, स्मॉल एफ फ्रिक्शनल फोर्स। चलो एफ के नाम देता हूं, काइनेटिक फ्रिक्शन बोल देता हूं। क्लियर है। अच्छा एम जी नीचे की तरफ है तो आपको यह भी पता होगा कि नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ होगा, है ना, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ। तो ये कंपोनेंट बनाने आ गए आपको। अब देखो सेम वे में मैं यहां पर कंपोनेंट बना रहा हूं, इस बार देखो मैं पुश कर रहा हूं तो मेरा जो अप्लाइड फोर्स है वो जा रहा है ऐसे, दिस इज माई अप्लाइड फोर्स। अब यहां पर भी एक काम करो, आप ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लो, तो यानी कि ये वाला एंगल क्या हो गया थीटा। तो बेटा ये वाला जो कंपोनेंट है इस बार, ये वाला कंपोनेंट क्या होगा एफ कॉस थीटा। इसको अलग कर देता हूं फिगर को, देखो ये वाला कंपोनेंट क्या होगा एफ कॉस थीटा। मैंने धकेला, देखो ये मेरा रिजल्टेंट ये एफ कॉस थीटा, नीचे की तरफ ये क्या हो जाएगा इस बार एफ साइन थीटा। इस बार पीछे की तरफ क्या होगा, ये वाला फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स। ऊपर की तरफ क्या होगा नॉर्मल रिएक्शन, नीचे की तरफ ही क्या एक्ट करेगा रोलर का एम जी। समझ पा रहे हो। देखो यहां पर रोलर सामने की तरफ जा रहा है इसलिए फ्रिक्शनल फोर्स पीछे, कौन सा फ्रिक्शनल फोर्स एफ के, राइट। यहां पर इस केस में रोलर का देखो मैं मोशन लिख देता हूं, मोशन रोलर का यहां पर, इस केस में रोलर का मोशन है यहां पर। तो विच इज इजी फॉर यू, क्या आपको नजर आ रहा है, फिगर देख के कुछ समझ आ रहा है कि इजी क्या आपके लिए, नहीं आ रहा तो देखो फाइंड आउट करते हैं। देखो हम अगर ये पता लगा ले कि फ्रिक्शन किस केस में ज्यादा है, तो मुझे पता लग जाएगा जिस केस में फ्रिक्शन ज्यादा होगा उस केस में मेरे लिए चीजें मुश्किल हो जाएगी थोड़ी सी, जिस केस में फ्रिक्शन ज्यादा होगा उस केस में मेरे लिए चीजें थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। तो मैं आपको क्या बोलता हूं कि जो ये फर्स्ट कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन इज फॉर पुलिंग। पुलिंग में अगर मैं फ्रिक्शन को डिफाइन करूं, फ्रिक्शन क्या होता है बच्चों म्यू आर, है ना, म्यू आर। तो ये देखो कि आर एक्चुअल में कैसे निकाल सकते हो आप, अगर मैं यहां पर इक्वेशन बनाऊं एफ साइन थीटा प्लस आर किसके इक्वल आ रहा है, एम जी के इक्वल आ रहा है। और अगर मैं आर को डिफाइन करूं यहां पर तो आर की वैल्यू क्या आएगी एफ साइन थीटा माइनस एम जी, राइट।
तो अगर मैं यहाँ पर वैल्यू प्लेस करूँ, जो फ्रिक्शन फोर्स बन रहा है यहाँ पर वो बन रहा है म्यू एफ साइन थीटा, क्योंकि वर्टिकल एक्सेलरेशन तो कोई है नहीं, इसलिए एफ साइन थीटा प्लस आर इज बैलेंस बाय एम जी लिख रहा हूँ यहाँ पर। अब ये क्या आ जाएगी आपके पास, ये इसको 2 मिनट के लिए आप साइड में रखो। अब देखो इसके लिए ये इक्वेशन बनाते हैं। यहाँ पर भी अगर मुझे काइनेटिक फ्रिक्शन निकालना है तो वो क्या होगा, म्यू के आर होगा, या म्यू आर लिख लो आप अगर लिखना चाहो। नॉर्मल रिएक्शन देखो यहाँ पर आर ऊपर की तरफ और एम जी और एफ साइन थीटा नीचे की तरफ, तो यहाँ पर आर डायरेक्टली किससे बैलेंस हो रहे हैं, एम जी प्लस एफ साइन थीटा से। तो यहां पर अगर मैं वैल्यू डालूं इसकी आर की, तो फ्रिक्शनल फोर्स यहां पर कितना आ रहा है, म्यू इंटू आर की वैल्यू क्या है यहां पर, एफ साइन थीटा प्लस एम जी, राइट। तो अब वेरीफाई करना आपके लिए आसान है कि किस केस में फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा है। यहां पर जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो क्या आ रहा है, एफ साइन थीटा माइनस एम जी, यहां पर आ रहा है एफ साइन थीटा प्लस एम जी। तो आपको नहीं लगता कि इस केस में, केस नंबर 2, केस नंबर 1, आपको नहीं लगता कि केस नंबर 2 में जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहां पर एफ साइन थीटा में क्या हो रहा है, एम जी ज्यादा लग रहा है, यहां पर एफ साइन थीटा में क्या एम जी माइनस हो रहा है। तो ओवरऑल कौन सी वैल्यू ज्यादा हुई, ये वाली। तो मैं ये बोल सकता हूं इट इज इजी टू पुल अ लोन रोलर देन टू पुश इट, एंड दिस इज द कंसेप्ट इन फ्रंट ऑफ यू। आई होप कि मजा आया होगा इसको कंसेप्ट को समझने में। दोबारा से देख लेना, कंपोनेंट्स बिल्कुल इजी है। पुल एक डायरेक्शन में एक पर्टिकुलर एंगल पे पुल कर रहा हूं तो एफ कोस थीटा एफ साइन थीटा, पुश कर रहा हूं तो एफ कोस थीटा एफ साइन थीटा। सारे कंसेप्ट कराए जाएंगे आपको, इसको जल्दी से नोट डाउन करो, ठीक है। मैंने बता देना, फ्रिक्शनल फोर्स इन केस ऑफ पुशिंग इज ग्रेटर देन फ्रिक्शनल फोर्स इन केस ऑफ पुलिंग, दैट्स व्हाई इट इज इजी टू पुल अ लोन रोलर एज कंपैरिजन टू पुश इट। ये आपने थ्योरी में बनाकर लिखना है इसको बिल्कुल अच्छे से। तो चलो अब एक काम करते हैं बच्चों, एक जनरल एक्सप्रेशन और फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अगर मैं आपको ये बोलूं, हाँ एक चीज का ध्यान रखना, अब तक मैंने आपको सिर्फ फ्रिक्शन का एक बेसिक आइडिया दिया था, फ्रिक्शन के बारे में बताया था। अब तक मैंने आपको एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ रिपोज जैसी कोई चीज नहीं बताई है, क्योंकि वो इसके बाद वाले लेक्चर का पार्ट है। इसलिए मैं आपको वही कंटेंट पढ़ाऊंगा अभी जिसमें फ्रिक्शन यूज हो रहा है, और फ्रिक्शन को यूज करना अगर आपने अच्छे से सीख लिया, अब हर एक बच्चे को ये तो पता लग गया होगा कि अगर फोर्स सामने की तरफ लग रहा है, बॉडी का मोशन सामने है, तो फ्रिक्शन टेंजेंशियली पीछे की तरफ होगा, मतलब अपोजिट होगा, ठीक है। तो कंडीशन देखो क्या है, हमारे पास एक इंक्लाइंड प्लेन है बच्चों, जिसका ये वाला एंगल क्या है, थीटा। यहां पर एक रखा हुआ है ब्लॉक, ठीक है, और सरफेस क्या है, रफ है। सरफेस क्या है, रफ है। तो क्वेश्चन ये है सिंपल सा, फाइंड एक्सप्रेशन ऑफ acceleration of sliding block over rough surface, rough inclined surface, over rough inclined surface, ठीक है। तो देखो जरा, बात कुछ ऐसी है कि आपको पता है कि ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, mg साइन थीटा। अगर ये ब्लॉक नीचे की तरफ स्लाइड कर रहा है तो यानी कि एक्सेलरेशन सामने की तरफ, और आपको पता है कि पीछे की तरफ क्या एक्ट कर रहा होगा, फ्रिक्शनल फोर्स, जिसको मैं क्या नाम दे रहा हूं, एफ के, ठीक है। थोड़ा सा इसको क्लोजर लुक में ले लो, आई होप कि वो आपको बिल्कुल क्लियरली नजर आ रहा होगा, ठीक है। तो देखो mg साइन थीटा सामने की तरफ, और आपको पता है कि इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर ये क्या होगा, mg cos थीटा। ये क्या होता है आपके पास, mg, और ये एंगल क्या होता है, थीटा। और आपको पता है कि mg cos थीटा को कौन बैलेंस कर रहा है, ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन। क्लियर है, अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मुझे एक्सेलरेशन निकालनी है स्लाइडिंग ब्लॉक की, तो देखते वेरीफाई करते इसको। ये डायग्राम सुंदर सा बना लो पहले। अब देखो जरा, अगर आप ध्यान से देखो, ये ब्लॉक ऐसे लग रहा है इसके ऊपर mg साइन थीटा, और पीछे की तरफ क्या एक्ट कर रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स एफ के, ठीक है। और ब्लॉक जा रहा है सामने की तरफ, तो यानी कि ऐसे अगर मैं इक्वेशन देखूं तो ये क्या बन रही है मेरे पास, mg साइन थीटा माइनस एफ के इक्वल्स टू एक्सेलरेशन इन ब्लॉक एम में। अच्छा, इसको मैं और खोल के लिख दूं थोड़ा सा,
एम जी साइन थीटा माइनस एफ के को क्या लिख सकता हूँ मैं, म्यू के आर इक्वल्स टू एम में। तो ये मैंने इक्वेशन बना दी बच्चों, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन पहली बना दी। अब वर्टिकल देखे, आर और एम जी कॉस थीटा एक ही लाइन पर है, कोलिनियर वेक्टर्स, बट देयर इज नो वर्टिकल एक्सेलरेशन। तो मैं बोल सकता हूँ इक्वेशन नंबर 2 की आर किसको बैलेंस कर रहा होगा, एम जी कॉस थीटा को, आर गेटिंग बैलेंस बाय एम जी कॉस थीटा। तो इसका मतलब ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर 2। अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 में इक्वेशन नंबर 2 पुट कर दूं, यानी कि यहाँ पर आर की कमी है, तो आर का अगर वैल्यू प्लेस कर दूं इसमें, तो मुझे एक संपूर्ण एक्सप्रेशन मिल जाएगा। ये देखो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर पुट 2 in 1। अगर 2 को 1 में डाल दूंगा तो क्या बनेगा, देखे यही एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, देखो ध्यान से, एम जी साइन थीटा माइनस म्यू के, ये आर है तो आर की जगह क्या आ जाएगा, एम जी कॉस थीटा इक्वल्स टू एम ए। इस पूरे एक्सप्रेशन में से एम आ गया कॉमन, यहां बचा क्या, जी साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा इक्वल्स टू एम ए। एम से हम उड़ा दो, तो यानी कि जो आपके पास एक्सेलरेशन आई बच्चों, एक्सेलरेशन जो आई वो क्या आई, ध्यान से देखो जरा, रफ प्लेन पे एक्सेलरेशन क्या आई, जी साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा। दिस इज योर एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक स्लाइडिंग ओवर रफ इंक्लाइंड प्लेन। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट समझ आया होगा, एक्सप्रेशन बिल्कुल इजी था। अगर मैं बोलूं कि इफ सरफेस इज फ्रिक्शनलेस, अगर सरफेस ये फ्रिक्शनलेस है बच्चों, तो आपको पता है फ्रिक्शनलेस सरफेस में जो म्यू के होगा वो क्या हो जाएगा, 0। तो आपकी जो एक्सेलरेशन रह जाएगी वो सिर्फ क्या रह जाएगी, जी साइन थीटा स्लाइडिंग ब्लॉक की। तो यानी कि अगर ये प्लेन स्मूथ होता, बिल्कुल कोई फ्रिक्शन ना होता, तो एक्सेलरेशन नीचे की तरफ क्या होती, जी साइन थीटा। क्लियर है। और क्योंकि प्लेन रफ है इसलिए जी साइन थीटा में से कुछ ना कुछ माइनस हो रहा है, यानी कि एक्सेलरेशन कंपैरेटिवली कम हो जाएगी। आपका रिजल्ट सही या गलत ये बात भी हम वेरीफाई कर सकते हैं। देखो कैसे, अब इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो। अब मैं क्या कर रहा हूं, देखो एक कंडीशन बनाकर दे रहा हूं आपको, ठीक है। अगर मान लो ये ब्लॉक ऐसे होता बच्चों, ब्लॉक यहां पर होता, तो आपको लग रहा है कि ये एंगल 90 डिग्री है यहां पर। अगर मैं बोल दूं कि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है, मतलब प्लेन को अपने इंक्लाइनेशन क्या दे दी, 90 डिग्री की दे दी। इस एक्सप्रेशन में अगर आप 90 डिग्री पुट करो तो आपको देखो एक्सेलरेशन क्या मिल रही है, जी साइन 90 डिग्री माइनस म्यू के कोस 90 डिग्री, ये फैक्टर खत्म। तो यानी कि एक्सेलरेशन क्या है, जी साइन 90 साइन 91, तो ए इज इक्वल टू जी आ गया। यानी कि ये ब्लॉक क्या फ्री फॉल में आ गया बाय डिफॉल्ट। यानी कि आपने जो भी एक्सप्रेशन निकाला है बिल्कुल ठीक निकाला है, ठीक है। अगर आप प्लेन को बिल्कुल 90 डिग्री पर ले जाओगे तो ब्लॉक ऑब्वियसली फ्री फॉल में ही आ जाएगा। तो वही तो आ रहा है, ए इज इक्वल टू जी 90 डिग्री पुट करते ही, ठीक है। तो कंसेप्ट की गहराई तक पहुंचो बच्चों। मेरे चैनल का मेन मोटिव यही है। देखो आपको चैनल्स तो बहुत मिल जाएंगे यूट्यूब पर पढ़ने के लिए, और इवन तक कि बहुत अच्छे टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए आपको चैनल्स मिल जाएंगे। टीचर्स बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। हमारे पास सिर्फ एक मार्कर है, एक व्हाइट बोर्ड है, और ये 8 बाय 10 का एक रूम है, लेकिन कंसेप्ट इस रूम के साइज से बहुत बड़े बड़े हैं, ठीक है। टेक्नोलॉजी से पहले कंसेप्ट आता है, टेक्नोलॉजी बाद में है, ठीक है। तो इसलिए कंसेप्ट को अपने हाथों से लिखो यार, हाथों से। पीडीएफ वगैरह तो ठीक है यार आपको मिल जाएगी, लेकिन जो चीज़ खुद से लिखने में मजा है, खुद से चीज़ें ऐड करने में मजा है, वो किसी और चीज़ में नहीं है। आपके खुद के लिखे हुए नोट्स आपको हमेशा याद रहेंगे। तो बच्चों ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है एक, इसको भी आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कंसिडर कर सकते हो कि आ सकता है। सपोज करो एक ट्रॉली में एक पेंडुलम बंधा हुआ है, या एक छोटा सा मास लटका रखा है धागे के साथ। जैसे ये ट्रॉली आगे की तरफ गई किसी एक्सेलरेशन से, ये जो बोब है खिसक कर पीछे की तरफ आ गया, वर्टिकल एंगल बना इसने 37 डिग्री। आपको ये बताना है कि ट्रॉली की एक्सेलरेशन क्या है, कुछ भी नहीं बता रखा, ना इस ट्रॉली का मास ना इस बोब का मास। क्या एक्सेलरेशन निकाली जा सकती है, देखते हैं अभी। तो देखो ध्यान से समझना इस चीज को कि क्या करने वाला हूं। इसको 2 मिनट के लिए बाहर निकाल लो। अगर ये पेंडुलम बोब ऐसे आ रहा है यहां पर, और ये एंगल बन रहा है 37 डिग्री, अगर मैं यहां पर ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन बनाऊं और यहां से वर्टिकल लाइन बनाऊं, मुझे बताओ बच्चों, अगर ये एंगल 37 डिग्री है
ये एंगल भी 37 डिग्री होगा, ध्यान से देखो। तो यानी कि अगर मैं कंपोनेंट बनाने लगूँ तो ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, mg cos 37 डिग्री, और ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, mg नहीं बोलना चाहिए सॉरी, टेंशन t लग रही है ना ऊपर की तरफ, तो ये वाला कंपोनेंट क्या होगा t cos 37 डिग्री, और ये वाला क्या होगा t sin 37 डिग्री। देखो जरा टेंशन t ये रही 37 डिग्री का एंगल, ये तो ये कंपोनेंट बना रहा हूँ, देखो यहाँ पर ये क्या होगा t cos 37 डिग्री, और ये अंदर की तरफ क्या होगा t sin 37 डिग्री। और क्योंकि ये ट्रॉली के अंदर है बॉब, सामने की तरफ एक्सेलरेशन, तो यही एक्सेलरेशन ये पीछे एक्ट करेगी सूडो फोर्स बनकर। ये लो, ये पीछे की तरफ क्या आ गया, सूडो फोर्स आ गया, सामने की तरफ ए, तो लो जी ये पीछे क्यों, किसका, क्योंकि सूडो फोर्स एक्ट हुआ। अब आपको पता है कि नीचे की तरफ इसका क्या एक्ट कर रहा होगा, mg भी एक्ट कर रहा होगा बॉब का। तो यानी कि आपने इसके अंदर जो कंपोनेंट्स बनाए, उसका मैं बना रहा हूं यहां पर फ्री बॉडी डायग्राम। ऊपर की तरफ क्या आ गया, t cos 37 डिग्री, सामने की तरफ क्या आ गया, t sin 37 डिग्री, पीछे की तरफ क्या आ गया, सूडो फोर्स ma, नीचे की तरफ क्या आ गया, mg। क्या आपने कंपोनेंट बनाने सीखे। अच्छा, मैं ये भी बोल सकता हूं कि इस वक्त ये सिस्टम रेस्ट पर है। मान लो ये बॉब यहां पर आ चुका है, इसके बाद तो इसने नीचे जाना है, तो जस्ट इमेजिन कि ये सिस्टम अभी रेस्ट पर है जब आपने जिस मोमेंट पे ऑब्जर्व किया। तो यानी कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में एमए को कौन बैलेंस कर रहा है, टी साइन 37, एमए को कौन बैलेंस कर रहा है, टी साइन 37 डिग्री, और सिमिलरली mg को कौन बैलेंस कर रहा है, t cos 37 डिग्री। अब आपको ये समझ आ रहा है कि यहां पर अगर मैं दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दूं तो मास तो यहीं पे खत्म हो गया। जब आप इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो डिवाइड कर दो यहीं पर, आपको मिलेगा t से t कैंसिल, मास से मास कैंसिल, a/g इक्वल्स टू साइन 37 डिग्री अपॉन में cos 37 डिग्री। तो यहाँ पर मिल जाएगा आपको 10, अच्छा साइन 37 भी आपको मैंने बता रखा है क्या होता है, cos 37 भी बता रखा है। तो हम कैलकुलेशन में ज़्यादा टाइम ना बर्बाद करते हुए सीधा सीधा लिख रहा हूँ a/g। अगर आपको निकालनी है ये एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन क्या होगी, ये g tan 37 डिग्री, राइट। तो इसको खुद से सोल्व करते रहना, दिस इज योर आंसर। ऐसे इसको करना है क्वेश्चन को। सूडो फोर्स लगा पीछे की तरफ, t sin 37 इसको बैलेंस कर रहा है, t sin 37 t cos 37 ऊपर mg, कंपोनेंट बनाओ। ये मान लो कि इस टाइम ये ब्लॉक ऐसे रेस्ट पर आया, उसके बाद इसने नीचे गिरना है, ठीक है। तो आपको ये सिचुएशन मिल जाएगी, इसको सोल्व कर लो जरा, आगे देखते हैं कुछ और अच्छे क्वेश्चंस। तो अब एक और प्रॉब्लम की तरफ हम चलते हैं बच्चों। सी द क्वेश्चन, कंडीशन को समझना जरा। हमने क्या किया, एक प्लैंक के ऊपर एक पर्सन को खड़ा किया जिसका मास है m1 और प्लैंक का मास है m2। सरफेस में फ्रिक्शन भी है, यानी कि प्लैंक अगर ग्राउंड पर पड़ा है तो ग्राउंड और प्लैंक के बीच में जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो है म्यू। अगर एक रोप को इन 3 पुलिस के थ्रू गुजारते हुए इस प्लैंक से हम कनेक्ट कर दे, तो इस सिचुएशन में आपसे जो पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि ये पर्सन कितना फोर्स लगाए, कितना मैक्सिमम फोर्स लगाए कि ये प्लैंक जस्ट रेस्ट पर रहे और मूव ना करे सामने की तरफ। हाउ मच फोर्स दिस पर्सन कैन अप्लाई टू पुल द रोप इन डाउनवर्ड डायरेक्शन सच दैट प्लैंक रिमेन एट रेस्ट। सो ये क्वेश्चन हमने आज ट्राई करना है, ठीक है। तो ये भी एक अच्छी प्रॉब्लम रहेगी फ्रिक्शन में, और देखते हैं कि कौन बच्चा इसको सबसे पहले ट्राई करता है, ठीक है। तो चलो आओ सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो सी, इसका सोल्यूशन कैसे होगा बच्चों। अगर ये सिस्टम कहीं पर भी मूव नहीं कर रहा है ना, मुझे मैक्सिमम वो फोर्स बताना है जिससे ये कभी मूव ना करे बट फोर्स लग रहा हो नीचे। तो देखो पूरे स्प्रिंग में टेंशन टी रहेगी, टेंशन टी से घूमकर ये लोग, ये टेंशन टी। अब यहां पर देखो कि अगर ये ब्लॉक कहीं मूव नहीं कर रहा है तो इसका मतलब जो अप्लाइड फोर्स है वो कहीं ना कहीं इस फ्रिक्शनल फोर्स के इक्वल आ गया। यानी कि यहां पर फ्रिक्शनल फोर्स कौन सा होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन। याद करो लिमिटिंग फ्रिक्शन, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स बियॉन्ड विच बॉडी जस्ट बिगन टू स्लाइड। तो यहां पर मैं बोल रहा हूं कि जो अप्लाइड फोर्स है, जो पर्सन यहां पर अप्लाई कर रहा है, ये कहीं ना कहीं इसके मैक्सिमम वैल्यू, फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू के इक्वल है। तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि यहां पर देखो सिस्टम कोई मूव तो कर नहीं रहा, यानी कि जो टेंशन है वो कहीं ना कहीं आपके अप्लाइड फोर्स के भी इक्वल है
है ना। तो अब आपको देखो यहाँ पर ये खेल समझना है, देखो अप्लाइड फोर्स नीचे की तरफ, टेंशन ऊपर की तरफ, कई सिस्टम कुछ मूव नहीं करते, यानी कि टेंशन और अप्लाइड फोर्स आपका इक्वल है, और अप्लाइड फोर्स किसके इक्वल है, इस फ्रिक्शनल फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू पर। अब आप क्या करो, देखो प्लैंक के लिए अगर मैं नॉर्मल रिएक्शन बनाऊं ऊपर की तरफ, तो एन बना रहा हूं, नीचे की तरफ क्या एक्ट कर रहा होगा, m2g। अगर सिस्टम के लिए नॉर्मल रिएक्शन ड्रॉ करूं तो वो ड्रॉ कर रहा हूं मैं n डैश, किसको बैलेंस कर रहा होगा, m1 प्लस m2 इंटू में g। क्लियर। तो आप देखो कि लिमिटिंग फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, म्यू इंटू में n डैश, या इसको आप r लिख दो, r डैश लिख दो अगर आपने r से इसको पढ़ रखा है। तो फ्रिक्शनल फोर्स की जो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, वो ये हो सकती है म्यू r डैश। फ्रिक्शनल फोर्स होता क्या, म्यू r होता है, तो मैंने ये लिखा म्यू r डैश। मैक्सिमम वैल्यू r डैश ही क्यों है, क्योंकि देखो इसमें m दोनों का मास आ गया, m1 भी आ गया और m2 भी आ गया इसके अंदर। तो अगर मैं r डैश को लिखूं यहां पर, r डैश की वैल्यू क्या है, इसको डिफाइन करते हैं, चलो इसको पहले डिफाइन ही करते हैं। सी कितने कंपोनेंट ऊपर की तरफ लग रहे हैं, तो देखो अगर मैं यहां से देखूं, r डैश लग रहा है ऊपर की तरफ, टेंशन लग रहा है ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ क्या लग रहा है, m1 प्लस m2g। अगर यहां से मैं टेंशन को डिफाइन करूं, या यहां से अगर मैं मान लो r डैश को डिफाइन करूं, r डैश की वैल्यू क्या आएगी, m1 प्लस m2g माइनस t। अगर मैं r डैश को यहां से डिफाइन करूं बच्चों, आई होप आपको यहां तक समझ आया होगा। क्लियर। तो नॉर्मल रिएक्शन आपने डिफाइन कर लिया यहां पर। इसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया, अब ये दो इक्वेशंस को ध्यान से देखो, अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स के इक्वल है और अप्लाइड फोर्स टेंशन के भी इक्वल है। तो अगर मैं कुछ ऐसा कर दूं यहां पर, मुझे फ्रिक्शनल फोर्स अगर निकाल दूं यहां पर, फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा, Fs इज इक्वल टू म्यू के r डैश। इस r डैश की जगह अगर मैं टेंशन पुट कर दूं तो कुछ गलत तो नहीं होगा, सॉरी r डैश की जगह नहीं, इस Fs की जगह अगर मैं टेंशन पुट कर दूं, देखो Fs की जगह मैं क्या पुट करने वाला हूं, टेंशन T। तो T इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, म्यू r डैश क्या है आपके पास, r डैश हमने वैल्यू निकाली अभी, m1 प्लस m2g माइनस t आ गए यहां पर ये। अच्छा, अब थिंक अबाउट दिस सिचुएशन जो मैं अभी लगाने वाला हूं यहां पर, इसको एक बार जल्दी से नोट डाउन करो ताकि मैं इसको थोड़ा सा और क्लियर वे में समझा सकूं। राइट। तो जैसे आपने यहां पर वैल्यू प्लेस करी, म्यू एज इट इज, r डैश की वैल्यू क्या है, ये रही, ओह ये ब्रैकेट यहां पर आएगी ऐसे, r डैश की वैल्यू क्या है, ये रही यहां पर, m1 प्लस m2g माइनस t। ठीक है, आपने इस r डैश को यहां पर पुट कर दिया। इसको थोड़ा सा मैं खोल कर लिख रहा हूं यहां पर, देखो t इक्वल्स टू म्यू m1 प्लस म्यू m2g माइनस t म्यू। अगर मैं टेंशन को इधर ले आऊं तो ये क्या आ जाएगा, t प्लस t म्यू इक्वल्स टू म्यू m1 प्लस m2g आ जाएगा, जी दोनों के साथ ही है तो यहाँ पर g भी कॉमन ले लो जी, म्यू जी कॉमन ले लो, यहाँ पर अंदर क्या बचेगा, m1 प्लस m2। अगर मैं यहां से टेंशन को डिफाइन करूं, टेंशन क्या आ जाएगा, म्यू जी m1 प्लस m2 अपॉन में 1 प्लस म्यू आ जाएगा। ध्यान से देखो, अगर मैं कॉमन ले लूं इसको, अगर मैं कॉमन ले लूं तो देखो ना, यहां से t कॉमन है, 1 प्लस म्यू बचा, उसको यहां पर नीचे भेज दिया, तो मैंने टेंशन को डिफाइन कर लिया। और क्या टेंशन ही मेरा अप्लाइड फोर्स है, अरे क्या टेंशन ही तो मेरा अप्लाइड फोर्स है, तो यानी कि यही वैल्यू किसकी होगी, अप्लाइड फोर्स की। क्वेश्चन है वो आपको सामने नजर आ रहा होगा। आज का कमेंट बॉक्स क्वेश्चन कुछ ऐसे कि ट्रॉली एक इंक्लाइन प्लेन पे ऊपर की तरफ जा रही है, जो पेंडुलम ने विद द वर्टिकल एंगल बनाया वो बनाया 30 डिग्री, इंक्लाइन प्लेन का एंगल कितना है, 60 डिग्री। आपको बताना है कि सामने की तरफ एक्सेलरेशन क्या होगी, मतलब ऊपर की तरफ जो एक्सेलरेशन है इसकी वैल्यू क्या होगी। ट्रॉली ऊपर की तरफ एंगल 60 डिग्री, इंक्लाइंड जो इंक्लाइंड प्लेन पे ट्रॉली है, और जो पेंडुलम है, पेंडुलम वर्टिकल के साथ एंगल बना रहा है 30 डिग्री। आपको बताना है कि सामने की तरफ एक्सेलरेशन कितनी है। आई होप कि आपने आज के लेक्चर को एंजॉय किया होगा। आज का लेक्चर बियॉन्ड थोड़ा सा सीबीएसई था और कंसेप्ट अच्छे थे जो आपको आने चाहिए। तो मुझे जरूर बताना बच्चों आपको आज का लेक्चर कैसा लगा। अगर आप मुझे अच्छा इस पर रिस्पॉन्स दोगे तो डेफिनेटली मैं आपके लिए सीबीएसई के साथ साथ ऐसे लेक्चर्स अपलोड करता रहूंगा। आपने इनको नोट्स में एज इट इज लिखना है, सीबीएसई के साथ ही इसको अटैच कर लो, और अब इस चैनल पर आपको कुछ कॉम्पिटिटिव वीडियोस भी देखने को मिलेगी अलॉन्ग विद सीबीएसई सीरीज। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। आज आप लोगों की सपोर्ट से ये चैनल पर 500 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि विद इन 1-2 मंथ ये डबल हो जाएगा जो आपका सब्सक्राइबर का जो नंबर है।
तो लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए वीडियोस को और सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।